से लेकर के 59, 22 to 59 मॉडिफायर हमने ऐड किए थे। ठीक है, मतलब कि नए मेमोराइजिंग में करने थे वो देखे थे, और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया था। और इंटेग्यूमेंट्री में टोटल हमारे पास 7 प्रोसीजर होती है, उसमें से 2 प्रोसीजर, एक है डेब्रीडमेंट और एक्सीजन, हमने अभी तक किया है ना। तो बाकी अभी 5 बाकी है। तो स्टार्ट में थोड़ा हमेशा रिवीजन करते हैं, और जो भी है हमने मतलब जो किया है वो आपको कितना हुआ है, मतलब कि अच्छे से किया है कि नहीं आपने, वो मैं देखूंगा। ठीक है, तो किसी ने भी किए हैं आप लोगों के कितने हो, अभी तो 4 लोग हो ना, तो मॉडिफायर किसी ने किए हैं, मतलब के एनेस्थेसिया के प्लस जो भी 22 से लेकर के 59 वाले जो थे, वो कोई बता पाएगा कैसे होता है? A to Z याद रखना है। ठीक है, वो 16 नंबर का पेज है, इसमें से हमें सारा का सारा चीजें याद ही रख लेनी है, क्योंकि याद रखना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, तो 22 क्या होता है? व्हाट इज 22 मॉडिफायर? Increase services. इंक्रीज्ड प्रोसीजरल सर्विस, गुड। ओके, 23? Services. Unusual यस, anesthesia. अनयूजुअल एनेस्थेसिया, गुड। ओके, 24? Post-op Unrelated period. ENM. अनरिलेटेड ENM सर्विस बाय सेम प्रोवाइडर इन पोस्ट ऑफ। ठीक है, Post-op इतना period. बोल देना है। ठीक है, 25 क्या है, थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट क्या आएगा? सिग्निफिकेंट सेपरेटली Significantly आइडेंटिफाइबल ENM सर्विस बाय सेम प्रोवाइडर same provider ऑन द सेम रेट ऑफ on the ऑपरेशन। same day. ओके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ENM सर्विस ऑन द सेम डेट ऑपरेशन बाय सेम प्रोवाइडर। ठीक है, Same piece. 26 क्या होता है? Professional component. Professional component. प्रोफेशनल कंपोनेंट। 27 क्या होता है? आउट पेशेंट मॉडिफायर है, लेकिन हमने देख लिया था। तो Multiple. ये मल्टीपल आउट पेशेंट हॉस्पिटल ENM Outpatient. एनकाउंटर्स ऑन द सेम डेट, ऐसा करके Same day. लिखा है। 32 क्या होता है? मैंडेटेड सर्विसेज, है ना। मैंडेटेड mandated. मतलब कि कंपलसरी। जैसे वहां पे क्या होता है यूएस में कि किसी को आर्मी ज्वाइन करना है तो कुछ टेस्ट कंपलसरी होता है, किसी को कुछ इंश्योरेंस बाय करना होता है तो भी कुछ टेस्ट कंपलसरी होता है। तो उसके साथ में फिर वो सीपीटी होगी, उसके साथ में हम 32 मॉडिफायर लगाएंगे। 33 क्या होता है? Preventive. प्रिवेंटिव सर्विसेज। ओके, 47? Anesthesia by Anesthesia surgeon. given यस, by surgeon. एनेस्थेसिया बाय सर्जन। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है ना, जब भी 47 का एप्लीकेशन करेंगे तो 2 चीजों पे ध्यान रखेंगे कि सीपीटी हमारी क्या होनी चाहिए, 10K to 60K वाली होनी चाहिए। अगर कोई दूसरी सीपीटी है तो गलत है वो, है ना। हमारे पास 10K to 60K की सीपीटी के साथ में 47, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेट करने वाला जो पर्सन है, वो डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर MD वाला होना चाहिए, है ना। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अदर देन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर MD होना चाहिए। ओके, उसके बाद में 50, तो 50 में क्या है? Bilateral procedure. बायलेटरल प्रोसीजर। तो यहाँ पे भी क्या ध्यान में रखना है कि सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में बायलेटरल वर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। अगर बायलेटरल वर्ड सीपीटी के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही है तो ऑब्वियसली मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा 50 मॉडिफायर हम किसके एड ऑन कोड के साथ में भी नहीं यूज करेंगे। गुड, ओके, ये हमें याद रखना है। 51 क्या होता है? मल्टीपल प्रोसीजर, है ना। तो मतलब कि 4 प्रोसीजर हो रही है ना, तो एक को छोड़ देंगे, एक के साथ में कोई मॉडिफायर नहीं जाएगा, है ना। बाकी 3 जो सीपीटी होगा ना उसके साथ में मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया क्या है कि आरवीयू देखना पड़ता है। आरवीयू मतलब कि एक फैक्टर होता है जिसके बेस पे वो सीपीटी का पेमेंट डिसाइड होता है ना। तो जिसका हाईएस्ट आरवीयू है तो उसको छोड़ देंगे, उसको कोई मॉडिफायर नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी का 3 को 51 लगाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था एक्सीजन का, दूसरा क्वेश्चन था, उसमें 51 वाला था आंसर, है ना। तो ये 52 क्या होता है? रिड्यूस्ड सर्विसेज। मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था? आधार कार्ड लेके निकले हैं और 2 किलोमीटर दूरी पे एक दुकान है, लेकिन आपका काम बन गया है 1 किलोमीटर में, तो आप आधार कार्ड की जेरॉक्स देकर के वापिस आ चुके हैं और आपको 1 किलोमीटर चलना बच गया है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना है।
53 क्या होता है, डिसकंटिन्यूड Discontinue. प्रोसीजर, है ना। यहाँ पे भी यही सेम एग्जांपल था, लेकिन यहाँ पे पाँव पाँव में दर्द हो रहा था तो आप वापस चले आए थे और जेरोक्स अभी पेंडिंग है, ऐसा करके याद रखना है। 54 में क्या है, सर्जिकल केयर ओनली। 55 में क्या होता है, पोस्ट ऑफ केयर Post ओनली। op. और 56 में क्या होता है, प्री ऑफ केयर Pre op ओनली। तो ये care. तीनों जो है वो सर्जरी का है। तो Surgery. प्योर सर्जरी 54 है, और ये पोस्ट सर्जरी है, और ये प्री ऑफ सर्जरी है, ठीक है। 57 क्या होता है, Decision for surgery. डिसीजन फॉर सर्जरी। तो अभी तक जो भी मॉडिफायर किए उसमें से 4 ऐसे हैं जो कि ईएनएम के हैं। वो कौन से हैं, 24, 24, 25, 25, 27, 27, 57, है ना। तो ईएनएम मॉडिफायर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सीपीटी कौन सी होनी चाहिए, 992022 99499, है ना। इनके साथ में हम यूज कर सकते हैं, बाकी कोई सीपीटी के साथ में लगा है तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। 58 क्या होगा, स्टेज्ड और रिलेटेड प्रोसीजर, है ना। स्टेज्ड और रिलेटेड प्रोसीजर सेम फिजिशियन इन पोस्ट ऑफ, ऐसा करके है, लेकिन फिलहाल के लिए आप स्टेज्ड और रिलेटेड प्रोसीजर याद रखोगे तो चलेगा। 59 क्या है, डिस्टिंक्ट प्रोसीजर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि थोड़ा सा अलग करना, है ना। मान लो आपने दो शर्ट करे हैं, शर्ट खरीदे हैं, ठीक है, दोनों पिंक कलर के ही है। तो अब इसको सेपरेट करने के लिए कुछ निशान लगाना पड़ेगा कि ये पिंक कलर का है, लेकिन ये पहले खरीदा था, तो उसके ऊपर 1 लगा दिया, है ना। तो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह का सीपीटी में भी है, वो बाद में हम सीखेंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए रिमेंबर क्या करना है कि डिस्टिंक्ट प्रोसीजर इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अब हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे और बाकी के जो है मॉडिफायर वो करेंगे। तो नेक्स्ट वाला क्या है, 62 है, ठीक है। तो 62 का डिस्क्रिप्शन क्या है, टू सर्जन और को सर्जन, है ना। टू मतलब के दो दो सर्जन मिलके कर रहे हैं, और दोनों की स्पेशलिटी अलग अलग है, एक ही स्पेशलिटी के नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग, एक कार्डियोलॉजी का है तो दूसरा फिर कोई दूसरी स्पेशलिटी से है ना। दोनों बंदे मतलब दोनों प्रोवाइडर, दोनों फिजिशियन अलग स्पेशलिटी के होते हैं इसमें, ठीक है। 63 क्या होता है, प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन इन्फेंट वेइंग लेस देन 4 kg, है ना। जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है कोई इन्फेंट के ऊपर और उसका वेट जो होता है वो 4 किलो से कम होता है, तो फिर ये हमें सोचना है 63 का, ठीक है। और 66 क्या होता है, सर्जिकल टीम, है ना। तो ये मतलब कि फिजिशियन रिलेटेड है ना। तो ये मतलब ये फिजिशियन रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये 66 और 62, ठीक है। 62 क्या है, को सर्जन टू सर्जन। 63 क्या है, प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन इन्फेंट वेइंग लेस देन 4 kg। और 66 सर्जिकल टीम, पूरी टीम मिलके सर्जरी कर रही है, ठीक है। 73 74 हमारे आउट पेशेंट मॉडिफायर है। तो 73 क्या होता है कि डिसकंटिन्यूड प्रोसीजर बिफोर एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन। डिसकंटिन्यूड आउट पेशेंट प्रोसीजर बिफोर एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर प्रायर टू एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कोई रिपीट करेगा क्या बोला मैंने अभी, बोलना है, जितना बोलोगे ना इतना आपके कान में जाएगा, गूंजेगा और वो याद रहेगा, ठीक है। तो आपको बोलना है, जितना बोलोगे ना थोड़ा हॉटपॉट हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी वॉइस अपने कान में जानी चाहिए तो याद रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 73, व्हाट इज 73, देख के बोलो ना, ये मैंने दे तो दिया है आपके पास, ये है ही ऑलरेडी, है ना, यहाँ पे देख लो क्या लिखा है। Discontinued outpatient procedure before anesthesia. एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन या खाली एनेस्थेसिया, ऐसा भी चलता है। हमको बोलना है ना तो एनर्जी कंजर्व करनी है तो शॉर्ट में बोलना है, ठीक है। अब 74 है, वो क्या है, डिसकंटिन्यूड आउट पेशेंट प्रोसीजर आफ्टर एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एनेस्थेसिया देने के बाद कुछ रीजन से हमें प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, तो 74 है। तो ये हमारे आउट पेशेंट के होते हैं। 76 77 बहुत ही इजी है और रिलेटेड है ना।
तो 76 क्या है, सेम प्रोसीजर, सेम फिजिशियन और सेम डेट ऑफ सर्विस, तीन चीजें है ना, सेम प्रोसीजर भी है और सेम फिजिशियन भी है, एक ही से फिजिशियन कर रहा है दोनों प्रोसीजर, और डेट ऑफ सर्विस जो है वो भी एक ही है, मतलब एक ही दिन में हो रहा है, ठीक है। लेकिन 77 जो है वो क्या है, सेम प्रोसीजर, टू डिफरेंट फिजिशियन, यहाँ पे फिजिशियन अलग अलग है, फिजिशियन ए ने सुबह में किया है और फिजिशियन बी ने वही वर्क अब शाम को किया है, लेकिन डेट ऑफ सर्विस सेम है ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, सेम प्रोसीजर ऑफ सर्विस, डिफरेंट फिजिशियन, सेम डेट ऑफ सर्विस। कोई रिपीट करेगा 76 77? 76 same procedure, same physician, same site, and 77 same procedure, different physician, same site. साइट नहीं है यहाँ पे, डेट है, डेट है ना, साइट अलग हो जाएगा है ना, साइट का थोड़ा अलग होता है, तो यहाँ पे साइट का आपको मिक्स नहीं करना है ना, डेट का है, ठीक है, साइट का कहीं और आता है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। 78 जो है वो हमारा सर्जरी का होता है, ठीक है। तो 78 का काफी लंबा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या याद रखना है। अनप्लान्ड रिटर्न टू ऑपरेटिंग रूम, ये पहली चीज है, ठीक है। अनप्लान्ड रिटर्न टू ऑपरेटिंग रूम, अनप्लान्ड रिटर्न टू ऑपरेटिंग रूम मतलब के बिना प्लानिंग के ऑपरेटिंग रूम में आ रहा है ना, और सेम फिजिशियन होना चाहिए। अनप्लान्ड रिटर्न टू ऑपरेटिंग रूम बाय सेम फिजिशियन इन पोस्ट ऑप, इतना याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। 78 में क्या याद रखना है अभी के लिए, बाद में हम इसको थोड़ा एक्सपांड करते जाएंगे। अनप्लान्ड रिटर्न टू ऑपरेटिंग रूम बाय सेम प्रोवाइडर इन पोस्ट ऑप, है ना। कंप्लीट कैसे दिया है उसमें, अनप्लान्ड रिटर्न टू ऑपरेटिंग रूम बाय सेम प्रोवाइडर फॉलोइंग इनिशियल सर्जरी फॉर ए रिलेटेड प्रोसीजर इन पोस्ट ऑप, इतना कंप्लीट है ना। लेकिन स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम कम रखेंगे और बाद में धीमे धीमे होता जाएगा, वैसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये 78 का है। 79 क्या होता है, अगर 24 याद है ना, अगर 24 याद है तो उसमें से ENM हटा दोगे ना, तो क्या बन जाएगा, 79 हो जाएगा, है ना। तो 79 का फिर कैसे होगा, 24 का याद है तो फिर 79 का बहुत आसानी से हो जाएगा याद। क्या होता है, अनरिलेटेड सर्विस बाय सेम प्रोवाइडर इन पोस्ट ऑफ, तो ये हो गया 70। 24 में क्या था, अनरिलेटेड, यहाँ पे ENM लगाना था, है ना, लेकिन ENM हटा दिया तो क्या हो गया, 79 हो गया। अनरिलेटेड सर्विस बाय सेम प्रोवाइडर इन पोस्ट ऑफ, क्लियर है, ओके। तो ये 79 है। फिर 80, 81, 82, ये तीनों जो है वो असिस्टेंट सर्जन के रिलेशन में है ना। तो तीनों में असिस्टेंट सर्जन वर्ड आएगा ही आएगा। तो 80 क्या है, असिस्टेंट सर्जन, ठीक है। फिर 81 क्या है, तो मिनिमम असिस्टेंट सर्जन, आगे मिनिमम लगा देना है, ठीक है। फिर 82 क्या है, तो असिस्टेंट सर्जन व्हेन नो क्वालिफाइड रेसिडेंट सर्जन अवेलेबल, ठीक है। तो ये हमारा तीन अलग अलग है, लेकिन तीनों का लेना देना असिस्टेंट सर्जन वर्डिंग से है, ठीक है। तो कोई रिपीट करेगा तीनों को कैसे याद रखना है। बोलना है, मैं आपको बार बार बोलूंगा कि बोलना है, बारी बारी से सबको अपना अपना टर्न लेके बोलना है, तो क्या है कि सबको हेल्प मिलेगी, खुद को भी याद आसानी से रहेगा और बहुत ही आसानी से रह जाता है याद, ठीक है। वेट नहीं करेंगे किसी और का, जिसको भी मन करता है, अगर 2 बंदे साथ में 3 बंदे साथ में भी बोल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या बताइए 80, 81, 82 क्या होता है। 81 असिस्टेंट सर्जन, 81 नहीं है, असिस्टेंट सर्जन 80 है, ठीक है। 81 क्या है, हाँ, मिनिमम 80 असिस्टेंट सर्जन, मिनिमम असिस्टेंट सर्जन, और 82 होता है असिस्टेंट सर्जन व्हेन नो क्वालिफाइड रेसिडेंट सर्जन अवेलेबल। एक बार और रिपीट करो।
या वो सही था, आप It, कोई टेंशन मत लो, गलती होगा तो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल उसका सोचना नहीं है कि गलती हो गया है तो क्या हो गया है, ठीक है। या 80 assistant surgeon, यस, 81 minimum assistant surgeon, 82 assistant surgeon when no qualified. रेसिडेंट सर्जन अवेलेबल, ठीक है, गुड, Okay. वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से ही याद रखना है, सारा इजीली रह जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही ये जो है वो लैब के हैं, तो 90 जो है वो क्या है, रेफरेंस आउटसाइड लेबोरेटरी, है ना। आउटसाइड मतलब के जिस फैसिलिटी में हो रहा है कुछ काम, उसके अलावा कोई दूसरी लेबोरेटरी का कुछ है ना। तो ये रेफरेंस आउटसाइड लेबोरेटरी 90 है। 91 क्या है, रिपीट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट, है ना। जैसे 76 का था ना, सेम प्रोसीजर, सेम फिजिशियन, सेम डेट ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे क्या है कि लैब वर्क है, सेम लैब वर्क है ना। सपोज लैब वर्क का कोई एग्जांपल बताओ, क्या हो सकता है लैब वर्क? बहुत सारे हैं, कोई भी बताओ। ब्लड टेस्ट। हाँ, ब्लड टेस्ट है ना। तो सुबह में बनवाया, मतलब निकलवाया, और दोपहर में भी निकलवाया, तो क्या हो गया, सेम हो गया ना, ठीक है। तो उसके लिए फिर 91 लगाएंगे। सीपीटी कौन सी होनी चाहिए, लैब वाली होनी चाहिए, मतलब कि 80,000 की सीपीटी होनी चाहिए लैब पैथ वाली। और ये मॉडिफायर क्या होता है, 91 रिपीट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट, ठीक है। तो ये रिपीट टेस्ट का है, रिपीट वर्कअप का जैसे होता है ना 76, उस तरह का लैब के लिए 76 है ये, है ना। लैब के लिए मतलब 76 यूज नहीं कर सकते, लेकिन 91 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 91 है। फिर ये रैपिड ऑल्टरनेटिंग प्लेटफॉर्म लैब टेस्ट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। उसके बाद में 99 है, वो क्या है, मल्टीपल मॉडिफायर्स, है ना। बहुत ज्यादा मॉडिफायर यूज करेंगे ना, तो मतलब कि उसको 99 लगा सकते हैं। अब इसका मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कब लगाना है, क्योंकि मैंने अभी तक काम किया है तो 99 का भी यूज नहीं किया है, ठीक है। जी और GH है, वो क्या है, तो वो आपको यहाँ से देख के पता करना होगा। तो जी में क्या होता है कि दो चीज होती है ना, मेमोग्राम कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक तो स्क्रीनिंग होता है और डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो Diagnostic. स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक मेमोग्राम ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो दोनों एक ही डेट पे है तो जी है ना। लेकिन अगर डायग्नोस्टिक मेमोग्राम कन्वर्टेड फ्रॉम स्क्रीनिंग मेमोग्राम, तो फिर हमें GH याद रखना है ना। तो कोरिलेशन भी आराम से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जी सेम है ना, कैरेक्टर दोनों सेम है, तो क्या है कि दोनों एक ही दिन पे है, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक मेमोग्राम ऑन सेम डे। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर अलग है, एक जी है और एक एच है, तो यहाँ पे क्या याद आना चाहिए, कन्वर्जन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, डायग्नोस्टिक मेमोग्राम कन्वर्टेड फ्रॉम स्क्रीनिंग मेमोग्राम, इस तरह से है, देखो, है ना, सेम डे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये याद रख लेना है, बहुत ही आसानी से याद रह जाता है। उसके बाद में E1 E2 E3 E4, तो यहाँ पे क्या है कि ये पिक्चर दिया है, तो पिक्चर की वजह से आपको आराम से रह जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड की आई है ना, तो उसके ऊपर अपनी उंगली रखो, लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर, और बोलो E1 मीन्स अपर आईलिड, लेफ्ट अपर आईलिड, ठीक है। उंगली से कोरिलेट करोगे तो बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। फिर E2 में मतलब कि वही सेम लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर को नीचे ले जाना है लेफ्ट साइड की आई के, तो फिर क्या हो जाएगा, लोअर, लेफ्ट लोअर आईलिड हो जाएगा। फिर राइट हैंड को उठाना है और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ऊपर की आईलाइड में, आईलिड पे रखना है, तो मतलब क्या होगा, राइट अपर आईलिड होगा, वो अपर E3 आईलिड। होगा, है ना। और E4 है, वो क्या है, राइट लोअर आईलिड, लोअर। नीचे उंगली ले जाना है। तो इस तरह से आपको बाय डिफॉल्ट ये E1 E2 E3 E4 याद रह जाएगा, है ना। तो इससे क्या है कि इस पेज पे आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको बाय डिफॉल्ट इतना रिलैक्स महसूस होगा ना कि आपको बार बार इस पेज का विजिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान चीज है। ये जो है वो F वाला है, FA से लेकर के F9, तो ये जो है वो क्या है, फिंगर के मॉडिफायर है ना। तो स्टार्ट अंगूठे से ही होता है, मतलब कि थंब से होता है। तो पहला वाला जो होगा वो लेफ्ट का होगा, ठीक है। तो FA में क्या है, लेफ्ट हैंड का थंब है, फिर ऐसे अंदर से बाहर जाना है ना, मतलब कि थंब से फिर इंडेक्स फिंगर का क्या होगा, F1, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, मतलब कि सेकंड डिजिट, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड का ही मिडल फिंगर होगा तो थर्ड डिजिट माना जाएगा, और इसका मॉडिफायर F2 होगा। फिर थर्ड मतलब मीन्स फोर्थ डिजिट का क्या होगा, इसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है वो F3 रिंग फिंगर है, लेफ्ट हैंड
फोर्थ डिजिट, ठीक है। और ये F1 वाली है वो क्या है, इंडेक्स होती है, इंडेक्स फिंगर। और ये जो F4 है वो क्या है, लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर भी बोलते हैं। तो F4 पे एंड हो रहा है, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड का होगा फिफ्थ डिजिट। फिर थंब का आएगा राइट हैंड का, तो राइट हैंड का थंब के लिए फिर क्या है, F5 है, F5, ठीक है। और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर या राइट हैंड का सेकंड डिजिट होगा तो F6, राइट हैंड का मिडिल फिंगर F7, राइट हैंड का रिंग फिंगर या फिर फोर्थ डिजिट F8, और राइट हैंड का फिफ्थ डिजिट या पिंकी फिंगर F9। तो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। FA से लेकर के F9, मतलब कि F1 के आगे ये FA है जो स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड के थंब से, ठीक है। अब F को निकाल के आप T कर दोगे तो T का क्या होगा, टो होता है, तो टो का हो जाएगा, पाँव के जो होते हैं उसके हो जाएगा। तो सेम ही ये सिस्टम है ना, जैसे लेफ्ट से स्टार्ट था हाथ में, तो यहाँ पे भी पाँव में भी लेफ्ट से ही स्टार्ट है। तो देख सकते हो यहाँ पे TA है, फिर T1, T2, T3, T4, तो ये लेफ्ट साइड का जो स्मॉलेस्ट टो है वो फिफ्थ डिजिट है वो T4 है। और अगेन राइट साइड का जो है ग्रेट टो वो T5 है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, T9, ठीक है। और RILM LC LD RC, ठीक है। तो ये भी मॉडिफायर बहुत आसानी से है, अब अभी रहने देते हैं, ठीक है। कम से कम इतना आप कर लीजिए। तो इसमें से कोशिश करोगे ना तो आराम से होगा, धीमे धीमे होगा, लेकिन याद रहने लगेगा, बहुत ही आसानी से याद रहने लगेगा। और इसका हेल्प आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा, टाइम सेव होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपको अभी याद रखना है। क्या होता है मॉडिफायर वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्या फायदा मिलेगा वो हमें पहले ही पता होना चाहिए। क्या फायदा मिलेगा इससे, क्या मिलेगा, आप किसके लिए ये सब कर रहे हो, CPC पास करने के लिए। तो CPC पास कैसे Yes. करोगे, टाइम में आपको सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन को 4 घंटे में सॉल्व करना है ना। टाइम और बच जाएगा सर इससे। पासिंग परसेंटेज 70% लाना है। तो ये सब इसके लिए ही तो मेहनत हो रही है, ठीक है। और अभी नया चेंज आ गया है, ठीक है। अभी तक क्या होता था, पेपर का एग्जाम होता था ना, मतलब के बुकलेट दी जाती थी, और मतलब उसमें पेंसिल यूज करके करना था। अभी जनवरी 2023 से ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर पे बैठ के ही करना होगा, पेंसिल पेंसिल का कोई झमेला नहीं है अभी, ठीक है। अभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इतना मुझे पता चला है। तो ऑनलाइन हो गया है एग्ज़ाम, और टाइम का थोड़ा अच्छे तरह से हो गया है। पहले क्या था कि 9 बजे ही सबको पहुंचना था, लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ आप अपने हिसाब से, मान लो आपको 9 बजे सूटेबल नहीं है तो 11 बजे जाना है तो 11 बजे भी कर सकते हो स्केड्यूल, है ना, 11 या 12 या जो भी अपने हिसाब से। तो इस तरह का कुछ चेंज हुआ है अभी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, जैसे जैसे आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो एनेस्थेसिया का किसी ने सेट जो मैंने किया था आपको दिया है, वो किसने किया है, ट्राई किया है, और क्या दिक्कत आ रही है, मतलब आंसर कितने सही आ रहे हैं वो मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने आंसर भी शेयर किए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अगर किया है, और क्या फीडबैक है, मतलब आपको कैसे लगा उसको क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत आ रही है या इजीली हो जाते हैं, किसने किसने किए हैं, पहले तो नाम बताइए, किसी ने भी किए हैं तो, जिसने भी किए हैं। मैंने किया है, प्रियंका। ओके प्रियंका, वेरी गुड। ओके, तो ये अच्छी चीज है, जैसे जैसे आपका मतलब सेशन आगे बढ़ता है ना, तो सिंक्रोनाइज रहोगे ना तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। इसमें फिर आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा अंदर से, है ना। ठीक है, और किसी ने किए हैं, प्रियंका को छोड़ के, आस्था आपने स्पेशली किए, सैली, ओके, या एनीवन अदर देन सैली एंड प्रियंका, प्रीतम प्रमोद आपने नहीं किए, शिल्पा। एनास्थेसिया थोड़ा रिपीट कर सकते हो क्या? क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास नहीं किया था ना, और वो वीडियो में ज्यादा बहुत समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि साउंड नहीं आ रहा था क्लियरली, इसलिए। साउंड नहीं और आ एक, रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, साउंड में फिर है ना, VLC में आपको इंस्टॉल करोगे ना तो VLC में आपको साउंड बढ़ाना होगा, फिर उसमें आपकी कंप्यूटर होगा ना तो उसमें ही प्रोविजन होगा।
है ना। ओके ओके, नहीं तो एनास्थीसिया फिर क्या है क्लास कि हम एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको क्या है कि एक्स्ट्रा मुझे वीकेंड में बताना पड़ेगा, तो मैं करवा सकता हूँ लेकिन हाँ सर, इजी ऐसे है। होगा तो ठीक है, एक हाँ बार मैंने मेरे को कोशिश करना, क्वेश्चन, एक बार आप मतलब कि कोई दूसरा सिस्टम या कोई इसके ऊपर, मतलब वही सिस्टम भी चलेगा लेकिन कुछ देख लेना आपका, मतलब वॉल्यूम का कुछ गड़बड़ है ना, तो क्योंकि बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैंने बाकी लोगों को भेजा है ना, तो किसी ने मुझे ऐसा बताया नहीं है। क्या फीडबैक है किस लोगों को? सर हम लोगों ने वो एक्चुअली सर फास्ट उनमें क्लास से नहीं तीन किया से था ना, चार तो एक लोगों बार का ना फर्स्ट सिलेबस। सेशन अटेम्प्ट नहीं किया था। इनमें से 4 लोगों ने फर्स्ट सेशन अटेम्प्ट नहीं किया था, तो ओके हम सेकंड सेशन दे स्टार्ट करें, दैट्स व्हाई दे आस्किंग फॉर फर्स्ट सेशन। ओके, तो देख लेना, मतलब कि आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना, तो वीकेंड में फिर प्लानिंग करेंगे हम। ठीक है, तो वीकेंड ओके में ठीक है ओके। सर, आपको हो वीकेंड में एक जाएगा। दिन हम थोड़ा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, ज्यादा उसमें मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छा, प्रियंका एंड सैली, बहुत ही अच्छी चीज है आपने किया है, तो कैसा रहा आपका, मतलब कितने सही सर जो रहे? सेट फर्स्ट है, सेट फर्स्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है सर, वो डिफरेंट आ रहा है, मतलब आपके ओके, नो आंसर से। प्रॉब्लम, लेट अस चेक। ओके, नो इश्यू। ओके, फर्स्ट सेट का बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके, एनास्थेसिया सेट 1। ओके, तो सेट 1 मैंने ओपन कर लिया है, और मैक्सिमाइज। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? ये हाँ, मैक वाला सेकंड। सेकंड वाला। ओके, तो स्टार्ट करो, रीड करो। A 78-year-old patient is undergoing lens surgery for cataract. ओके, An तो इसको पढ़ने के बाद anesthesiologist, में मुझे क्या पता चला? 78 ईयर ओल्ड है ना, तो मुझे क्या पता चला कि 78 ईयर ओल्ड है, तो हाँ, मैं थोड़ा सा साइड में क्या रखूंगा? क्वालिफाइंग 9911। सर्कमस्टेंस नाइन हाँ। नाइन वन हंड्रेड है ना, साइड में रख लूंगा। हम्म। होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन मैं या साइड में रख लेता हूँ या दिमाग में रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में लेंस सर्जरी कैटरेक्ट है, मतलब कि वो एनेस्थेसिया में वो डिस्क्रिप्शन जो होगा ना, वो उसमें लेंस सर्जरी होना चाहिए। ओके, फिर आगे का हम्म। सेंटेंस क्या है? An anesthesiologist is performing monitored anesthesia care personally. मैक। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, मतलब कि ए तो यूज करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि पर्सनली वो दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो ए का मॉडिफायर का यूज होगा। ठीक है, और लेकिन सर मैक का? इसमें तो मैक की। हाँ। हाँ, तो मैक का क्या होता है? मैक का मॉडिफायर क्या यूएस। होता है? क्यूएस। क्यूएस, है ना, तो ये मैंने हम्म। साइड में रख लिया। अब बोल रहा है कि विच मॉडिफायर इज आर अप्रोप्रिएटली रिपोर्टेड फॉर द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सर्विस, है ना, तो ओके सर, अब समझ में आ गया। अब आ गया सर, है यहाँ ना। पे मिस कर दिया कि ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने पर्सनली किया है बाय मैक। यस, है ना, तो हम आंसर मैंने क्या जो होगा? अब किया बुक सर देखने का बी, जरूरत ही नहीं है, कौन सा होगा आंसर? सी सी। सी होगा। क्यों? क्योंकि सी में आप देख सकते हो कि ए भी है और क्यूएस भी है ना। नाइन हाँ नाइन वन हंड्रेड कहीं है ही हाँ नहीं, हाँ। ऑल टुगेदर कोई पिक्चर में ही नहीं है, तो उसको भूल जाना है ना। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, बहुत हाँ, आसानी से। देख रहे हो कि इसमें आपको बुक सी। में जाने का जरूरत ही नहीं है। प्रिपरेशन मॉडिफायर याद रखने का ये बेनिफिट है कि नहीं? अगर एक एक चीज बाद में आप हाँ। देखने के लिए जाओगे ना, तो बड़ा कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ही तकलीफ होगी उसमें, है ना, तो इसके लिए याद रख लेना है। हम्म। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नो सर, अभी तो ये था। एक ही क्वेश्चन में दिक्कत था, बाकी सब सही थे। हाँ जी सर, मैंने 2 सेट किए, थर्ड सेट नहीं किया अभी। ओके, तो सही बात है, मतलब कि अच्छी चीज है, अगर आपने सही आंसर मिल रहा है ना, तो बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा, कैसे, मतलब कि उत्साह बढ़ेगा आपका, एंथुजियास्टिकली करोगे ना, तो आपको फिर एग्जाम रजिस्टर करने में देरी नहीं करोगे। ठीक है, और एनीबडी एल्स, कोई किसी ने और ने किए है और कुछ पूछना चाहता है, कुछ डाउट है? सेट 1, सेट 2, सेट 3, कोई भी? प्रमोद, प्रीतम, और कौन है? स्वरलिपि, ये सब नए हैं लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, तो बाद में हम बात करेंगे। और इनको तो शायद मैंने भेजा भी नहीं है ना, तो ठीक है। सौरव, मैं ओपन नहीं कर पाई हूँ एनेस्थेसिया का सेट।
I tried to Okay. open the link, but it's not able to open. मतलब वीडियो नहीं ओपन हुआ या फिर वो ये नहीं हुआ? लिंक ओपन ही नहीं हुआ, उसमें अच्छा, मेल लिंक से ओपन नहीं होगा। लिंक ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, ठीक है? तो ईमेल ऐड करूंगा ना तो हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके, श्योर श्योर, या दे दूंगी अपना email. सौरव, आपने किया है एनेस्थेसिया का सेट 1 2 3 में से कोई भी अटेम्प्ट मींस कोशिश किया है? सेट मेरे को आया तो है नहीं मेरे पास। नहीं आया है तो चलो मैं भेज दूंगा, ठीक है? शायद मैं भूल गया हूँ, है ना? तो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, ठीक है? बहुत आसानी से हो जाता है। और ये आपका रह गया है ना, तो वीडियो अगर दिक्कत हो रही है तो ये लोग का जो सेशन होगा ना तो उसमें मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है? हाँ जरूर जरूर ऐड Yes. कर देना मुझको। यस, हाँ, ठीक है। तो ये तो हमारा एनेस्थेसिया हो गया है। और इंटेग्यूमेंट्री का रिवीजन कर लेते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्री में क्या देखा था हमने? प्रोसीजर देखी थी ना, दो प्रोसीजर, डेब्रीडमेंट, है ना? तो डेब्रीडमेंट की तो सबसे पहले तो रेंज क्या होती है, सीपीटी कोड क्या होता है, डेब्रीडमेंट सीपीटी कोड्स, वुंड डेब्रीडमेंट, ठीक है? पर्टिकुलरली वुंड डेब्रीडमेंट क्या होता है, 11 11042 to 11047। यस, वेरी गुड, ओके। तो ये रेंज है, मतलब कि वुंड डेब्रीडमेंट होगा ना तो ये होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि 11,000 से ही स्टार्ट हो रहा है, और 11,000 से 11,042 के बीच में भी जो कोड है ना वो भी डेब्रीडमेंट के है, लेकिन वो वुंड डेब्रीडमेंट के नहीं है। उसमें फिर क्या है, नेक्रोटाइजिंग, ये सब है ना, नेक्रोटाइजिंग और साइट और वो सब भी है, एब्डोमिनल, पेरिनियल, इस तरह से। लेकिन ये पर्टिकुलर है ना, उसमें साइट का कोई मेंशन नहीं है ना? ये जो है वो विदाउट साइट है। इसमें अगर आप केयरफुली रीड करोगे ना तो कोई भी एक भी सीबीटी कोड में साइट का नहीं मिलेगा रेफरेंस। तो ये डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। अब गाइडलाइन क्या होती है डेब्रीडमेंट की? सबसे पहले तो डेब्रीडमेंट होता क्या है, सेविंग और स्क्रैपिंग, है ना? क्या रिमूव करने के लिए, इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए ये होता है, ठीक है? सेविंग और स्क्रैपिंग, ठीक है? और गाइडलाइन क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, लोकेशन। लोकेशन, है ना? भले चाहे उसमें से रेंज में नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी बेस्ट हैबिट क्या है, लोकेशन हमें करना है, ठीक है? फिर क्या देखना है, साइज ऑफ द डेब्रीडमेंट, है ना? साइज ऑफ डेब्रीडमेंट। और यूनिट क्या होता है डेब्रीडमेंट का, यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा, है ना? स्क्वायर सेंटीमीटर हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया जाएगा, ठीक है? और क्या गाइडलाइन है, अगर एक ही लेवल का डेब्रीडमेंट है ना, दो अलग अलग साइट है ना? अगर एक ही लेवल का डेब्रीडमेंट है, मतलब कि दोनों बोन लेवल का है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना? ऐड द डेब्रीडमेंट साइज इफ द लेवल ऑफ डेब्रीडमेंट इज सेम, ठीक है? फिर क्या थी गाइडलाइन, अगर मल्टीपल डेप्थ के डेब्रीडमेंट है ना, इन केस ऑफ मल्टीपल डेब्रीडमेंट, मल्टीपल डेप्थ डेब्रीडमेंट, क्या करना है, हाईएस्ट लेवल कोड हाईएस्ट लेवल सीपीटी फर्स्ट एंड देन लोअर लेवल सीपीटी विथ 59 है ना? तो 59 मॉडिफायर लोअर लेवल जो होगा ना, सपोज बोन की है, एक डेब्रीडमेंट बोन का हुआ है और एक डेब्रीडमेंट डर्मिस का हुआ है, ठीक है? तो बोन वाली जो सीपीटी है वो सबसे पहले लगाएंगे, और जो डर्मिस वाला जो डेब्रीडमेंट है वो बाद में लगाएंगे, लेकिन वो सीपीटी डर्मिस वाली सीपीटी के साथ में 59 लगाएंगे, है ना? तो ये हमारी गाइडलाइन हो गई डेब्रीडमेंट की, ठीक है? उसके बाद में हमने क्या देखा था, एक्सीजन, है ना? तो एक्सीजन का मतलब क्या है कि रिमूवल, काट के निकाल देना, है ना? बॉडी से सेपरेट कर देना, ठीक है? तो एक्सीजन ऑफ लीजन ऐसा करके दिया था। लीजन का मैंने क्या बताया था, पैथोलॉजिक चेंज इन टिश्यू, ना? पैथोलॉजिक चेंज इन टिश्यू। तो ये लीजन का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सीजन में सबसे पहला पॉइंट क्या था, डिटरमाइन इफ द लीजन इज मैलिग्नेंट और बिनाइन, है ना? तो मैलिग्नेंट और बिनाइन का हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो मैलिग्नेंट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, रिकरिंग, स्प्रेडिंग, लाइफ थ्रेटनिंग, है ना? तो एग्जांपल क्या दिया था,
लिम्फोमा, सार्कोमा, सार्कोमा, ठीक है, बीसीसी, एससीसी, बेसल बेसल सेल हम्म कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, है ना। तो ये सारे मैलिग्नेंट के एग्जांपल है। और जो रेंज है, कोड है, जो मैलिग्नेंट वाला होगा ना, वो क्या होगा, मैलिग्नेंट एक्सीजन का 116 116XX, है ना। मतलब दो कोड, दो डिजिट कुछ और होंगे, लेकिन पहले तीन जो होंगे वो 116 ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था B9, ठीक है। तो B9 में क्या होता है कि नॉट स्प्रेडिंग, नॉट नॉट रिकरिंग, नॉट स्प्रेडिंग हार्मफुल, है ना, हार्मफुल नहीं है ये, है ना। और एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, लिपोमा, एंजियोमा, मेनिंजियोमा, ठीक है, लिपोमा, फाइब्रोमा, एंजियोमा, पैपिलोमा, मेनिंजियोमा, मेनिंजियोमा। है ना, इस तरह का होगा, ठीक है। लाइपोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा बिनाइन होता है। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 114XX, है ना। मतलब कि 114X पहले तीन कैटेगरी जो कैरेक्टर होंगे वो 114 ही होंगे, बिनाइन होगा ना तो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट एक्सीजन की गाइडलाइन में यही है ना, कि पहले तो डिटरमाइन करना है कि जो दिया गया है लीजन रिमूवल वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। सेकंड पॉइंट में क्या देखा था हमने, लोकेशन, लोकेशन एंड साइज, है ना। तो साइज साइज का यहाँ पे क्या था, एक फॉर्मूला दिया हुआ था। क्या फॉर्मूला था, डायामीटर इज इक्वल टू, क्या दिया था, साइज ऑफ द साइज लीजन ऑफ द लीजन प्लस इनटू टोटल मार्जिन, है ना। टोटल मार्जिन से मतलब क्या है कि इनटू 2 अगर एक ही इनटू साइड 2 का मार्जिन दिया है ना, तो इंटू 2 करके उसको डबल करके ऐड करेंगे। लेकिन कभी कभी मैंने आपको दिया था ना, एग्जांपल में ही दे दिया कि मार्जिन इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नो नीड टू डबल, है ना। यहाँ पे डबल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मार्जिन लास्ट में एस लगा दिया है, मतलब कि क्या हो गया, प्लूरल हो गया, दोनों साइड के मिला के ही दे दिया है इसने, है ना। लेकिन अगर मार्जिन इज इक्वल टू, मार्जिन इज 5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड, ऐसा करके देता है, तो फिर यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, डबल द साइज, डबल द मार्जिन, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल मार्जिन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझने में केयरफुल मतलब रहना है, ठीक है। अगर दोनों साइड का मतलब ईच साइड दिया है ना, मतलब कि दोनों साइड का है और एस नहीं लगाया तो डबल करना है। अगर एस लगाया है तो फिर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि डबल करना है नहीं करना है ना। तो सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायमीटर जो मिलेगा ना, उसको हम सीपीटी में देखेंगे, ठीक है। फिर क्या थी गाइडलाइन दूसरी, कोड ऑल लीजन सेपरेटली, है ना, कोड ऑल लीजन सेपरेटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ था, मैंने क्या बताया था, 4 लीजन को निकाला गया है ना, तो क्या होगा, 4 सीपीटी होगी मेरे पास में, है ना। क्यों, क्योंकि सबको अलग अलग ही करना है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। एडिशन करने का कोई गाइडलाइन के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो 4 लीजन रिमूव किया है तो 4 बार सीपीटी यूज करेंगे, 3 किया है तो 3 बार, 5 किया है तो 5 बार, जितनी बार किया है ना लीजन रिमूव उतनी बार सीपीटी यूज होगी, क्लियर है, ठीक है। Yes. उसके Yes, बाद sir. में क्या दिया था कि लीजन को रिमूव करने के बाद में जो डिफेक्ट जनरेट होगी, तो उसको फिजिशियन है वो तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकता ना, वो क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो क्लोजर अगर सिंपल टेक्निक से हो रहा है तो सिंपल क्लोजर टेक्निक का जो होता है ना सीपीटी कोड, ठीक है, वो क्या होता है, बंडल्ड होता है. ऑलरेडी बंडल 12001 से 12021, है ना। 12021 तो ये बंडल्ड ही होता है ना, बंडल्ड। बंडल्ड होता हेलो, तो ओके, इसमें सिंपल क्लोजर जो होगा वो बंडल्ड होगा, दैट मीन्स हम एक फॉर्मूला बना देंगे कि एक्सीजन कोई भी हो, चाहे बिनाइन, मैलिग्नेंट, और साथ में अगर सिंपल क्लोजर की सीपीटी है 12001 से लेकर के 12021, तो वो कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से देख करके ही ऑप्शन में इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो इमीडिएटली हम उस ऑप्शन को रूल आउट कर देंगे, वो निकाल देंगे। सपोज ABCD में से 1 या 2 मिल गया तो उतने ऑप्शन हट गए, एक मिल गया तो 3 ऑप्शन में से आंसर ढूंढना है, अगर 2 मिल गया इस तरह से तो फिर 2 ही, बाकी जो 2 रह रहे हैं उसमें से आंसर ढूंढेंगे। तो इस तरह से काम आसान हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में गाइडलाइन क्या थी, री एक्सीजन, अगर री एक्सीजन हो रहा है तो मॉडिफायर 58 हम यूज करेंगे,
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्सीजन का गाइडलाइन कंप्लीट हो गया, रिवीजन, ठीक है, प्रीवियस सेशन का। तो अब हम आगे वाली प्रोसीजर करेंगे जो कि हमारी क्लोजर रिपेयर की होती है। तो पहले रीड कर लेते हैं। Closures and repairs are used to close wounds. Closure techniques include sutures, stitches, staples, or tissue adhesives such as 2-cyanoacrylate, same component found in superglue. A single closure technique or multiple techniques can be used in any one encounter. Keep in mind that closures utilizing adhesive strip, band-aid, or steri strips as the sole repair is bundled into E&M code. Any surgery code used, or it is simply not coded. 3 types of closures. Simple closure used when the wound is superficial. It is primarily involving the epidermis and dermis but can involve the subcutaneous tissue. Simple techniques require only one layer closure. Keyword simple, single layer. Intermediate used when the wound involves deeper layers of subcutaneous tissue and fascia in addition to the epidermis and dermis. Intermediate closures are performed in layers or referred to as a layered closure. Also, heavily contaminated wounds with a simple closure is considered an intermediate closure. Keyword intermediate, layered, contaminated. Complex closure used when repair of the wounds more than layered closure. Also, scar revision, extensive wound debridement, undermining stents, and retention sutures fall within the complex closure category. Keyword complex, scar revision, undermining stents, extensive wound debridement, retention sutures. Complex wounds debrided are referring to traumatic lacerations or avulsions. How to code closures. First point, determine the location of the closure according to body area. Second, select the appropriate size. Third, add the length of the closure of the same body area and complexity. Fourth, guideline states that if more than one classification of wound is repaired, use modifier 59. ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइन है हमारी क्लोजर रिपेयर की है। ठीक है, तो क्लोजर रिपेयर में ये हमें ध्यान में देना है कि जो बैंड कोई पेशेंट आ रहा है और उसको नर्स ने या फिजिशियन असिस्टेंट ने या इवन डॉक्टर ने भी सिर्फ और सिर्फ ये बैंडेड या स्टेरी स्ट्रिप्स लगा के भेज दिया है घर पे, तो उसके लिए फिर 10,000 वाली सीपीटी यूज नहीं होगी। उसके लिए जो होगा ना यूज सीपीटी वो कौन सी होगी, ईएनएम की होगी, सिंपल। ठीक है, क्योंकि ये जो बैंडेड और स्टेरी स्ट्रिप्स का एप्लीकेशन है वो छोटी चीज है कंपेयर टू सर्जरी, इट इज वेरी माइनर थिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह से एडेसिव स्ट्रिप्स के लिए आता है तो फिर ईएनएम कोड यूज करेंगे। अगर कोई दूसरी सर्जरी हो रही है और उसमें मेंशन किया है तो फिर वो सर्जरी वाला जो कोड होगा उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा ये बैंडेड और स्टेरी स्ट्रिप्स, तो इसको सेपरेट नहीं करेंगे कोड, ये गाइडलाइन है। उसके बाद में सिंपल है, तो सिंपल में मतलब कि एक ही लेयर होगा, सिंगल लेयर, वन लेयर क्लोजर। ठीक है, और ये प्राइमरीली इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस डर्मिस बट कैन इन्वॉल्व सबक्यू टिश्यू, तो सबक्यू तक होगा इसका रोल। ठीक है, तो सबक्यू का कुछ ऐसा होगा, डीपर कट होगा सबक्यू तक और वहां पे ये रिपेयर करेगा, तो फिर सिंपल होगा। इंटरमीडिएट मतलब के लेयर्ड क्लोजर, एक से ज्यादा लेयर्ड मतलब कि मल्टी लेयर क्लोजर ऐसा भी माना जा सकता है, मतलब वर्ड्स मिलता है क्वेश्चन के अंदर मल्टी लेयर क्लोजर, तो हमें इमीडिएटली इंटरमीडिएट का ही सोचना है। उसके बाद में ये जो गाइडलाइन है, हेवीली कंटेमिनेटेड वुंड्स विद ए सिंपल क्लोजर इज कंसीडर्ड एन इंटरमीडिएट क्लोजर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। ठीक है, हेवीली कंटेमिनेटेड दिया है, वुंड को हेवीली कंटेमिनेटेड बताया है और बोल रहा है कि उसको सिंपल क्लोजर टेक्निक से क्लोज किया है, रिपेयर किया है, तो भी हमें वो इंटरमीडिएट क्लोजर का ही सीपीटी यूज करना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेंज होती है। ठीक है, तो रेंज सिंपल की ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि 12001 से 12021 होता है। फिर लेयर्ड क्लोजर की रेंज होती है 12031 से 12057। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स क्लोजर होता है वो 131 सीरीज होगा, मतलब 131 पहले होगा, बाकी कुछ और होगा। ठीक है, तो लेयर्ड क्लोजर का थोड़ा एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज पेशेंट हैज 2 सेंटीमीटर वुंड, द फिजिशियन हैज क्लोज्ड द वुंड यूजिंग सिंपल टेक्निक, तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली
कंटेमिनेटेड वर्ड ऐसा कुछ यूज नहीं किया है, तो यही सीपीटी यूज करेंगे। 12001 से लेकर के 12021 में देखेंगे 2 सेंटीमीटर के हिसाब से जो मिलेगा वो सीपीटी लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और सपोज यहाँ पे दिया है पेशेंट हैज 2 सेंटीमीटर कंटेमिनेटेड वुंड। ठीक है, फिजिशियन हैज क्लोज द वुंड यूजिंग सिंपल टेक्निक। तो यहाँ पे आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से कंटेमिनेटेड वुंड अगर सिंपल टेक्निक से, सिंगल लेयर टेक्निक से यूज क्लोज किया गया है तो भी मुझे इंटरमीडिएट या लेयर्ड क्लोजर वाली ये वाली सीपीटी यूज करनी है, ना कि ये वाली। ठीक है, 120021 12001 से 12021 वाला अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ध्यान देना है। अगर कंटेमिनेटेड वुंड है और सिंपल टेक्निक यूज किया है तो भी हमें लेयर्ड क्लोजर की सीपीटी यूज करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये इंटरमीडिएट का हो गया। और कीवर्ड क्या होता है? इंटरमीडिएट, लेयर्ड, कंटेमिनेटेड, ये सारे कीवर्ड है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि मोर देन लेयर्ड क्लोजर, और इसका अलग अलग वर्ड है। स्कार रिवीजन, एक्सटेंसिव वुंड डेब्रिडमेंट, अंडरमाइनिंग स्टेंट, रिटेंशन, सूचर्स, ये सारा कॉम्प्लेक्स क्लोजर में आएगा। तो जब भी इस तरह का कुछ वर्ड है क्वेश्चन के अंदर तो हमें पता होना चाहिए कि 131 वाले सीपीटी होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में गाइडलाइन। तो यहाँ पे भी पहले पॉइंट क्या है? लोकेशन ऑफ द क्लोजर, कहाँ पे हो रहा है वो लोकेशन हमें ध्यान में देना है। हेड पे है, शोल्डर पे, एब्डोमेन, फुट, कहाँ पे भी है वो लोकेशन इमीडिएटली हमें ध्यान रखना है। फिर साइज और यूनिट जो होगा इसमें क्लोजर में सेंटीमीटर ही होगा, जो भी होगा वो सेंटीमीटर में ही दिया जाएगा। तो यूनिट यहाँ पे सिंपल है सेंटीमीटर। उसके बाद में है ऐड द लेंथ ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेम बॉडी एरिया एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ को, मतलब कि क्लोजर की लेंथ है उसको ऐड कर सकते हैं अगर बॉडी एरिया सेम बॉडी एरिया है और कॉम्प्लेक्सिटी अगर सेम है तो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि 2 लेयर्ड क्लोजर्स, वन इज ऑन आर्म। ठीक है, एक आर्म पे है और उसका साइज है 2 सेंटीमीटर एंड वन इज ऑन लेग 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों लेयर्ड क्लोजर ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? लोकेशन वाइज देखेंगे। तो लेयर्ड क्लोजर की रेंज क्या है? 12031। सो हमें 31 से ही देखना है क्योंकि हमें पता है कि 12031 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12031 में रिपेयर इंटरमीडिएट wounds of scalp, axilla, trunk and और extremities, excluding hand and feet। excluding का मतलब के छोड़कर, hand and feet को छोड़ करके, मतलब के hands and feet के लिए हम ये यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिटी में लेग और आर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, हैंड और फीट नहीं आएंगे लेकिन लेग और आर्म्स का दोनों का आ जाएगा। मतलब कि लोकेशन ये जो हमारे पास लेग और आर्म दोनों दिया है ना, वो एक ही सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों लोकेशन एक ही सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में है तो दैट मीन्स के वी कैन ऐड द लेंथ। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और एक है 3 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जो लोकेशन है आर्म एंड लेग वो एक ही सीपीटी के डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लेयर्ड है, तो इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर के हिसाब से जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 5, ये तो पहली वाली जो सीपीटी है 12031 वो 2.5 सेंटीमीटर और लेस की है, तो ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि 5 की चाहिए। तो 12032 जो है वो 5 सेंटीमीटर के लिए अप्रोप्रिएट है, बिकॉज 5 जो है वो इसके बीच में आता है, 2.6 से लेकर के 7.5 के बीच में आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 12032। ठीक है, तो ये गाइडलाइन है। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2 लेयर्ड क्लोजर्स, वन इज ऑन आर्म 2 सेंटीमीटर, वन इज ऑन फेस 3 सेंटीमीटर। तो आर्म का तो हमें पता है कि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेस लोकेशन नहीं है इसमें से। ठीक है, तो अब इसमें से फेस लोकेशन नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर कट है कि कॉम्प्लेक्सिटी भले दोनों क्लोजर की लेयर्ड क्लोजर है लेकिन एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आर्म एक सीपीटी में है और फेस जो है वो दूसरी कोई सीपीटी में है। ठीक है, तो आर्म का हमें
अलग से कोड करना पड़ेगा और फेस का ढूंढ के अलग से करना पड़ेगा। अब दोनों में से आरवीयू किसकी ज्यादा होगी, तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे साइज 3 सेंटीमीटर है ना, तो ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी। तो हमें पहले फेस का देखना पड़ेगा। तो फेस का कहाँ पे है, देखो ये सारा इंडेंटेड है तो उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि इंडेंटेड है मतलब कि सेमीकोलन तक तो सेम ही रहेगा, तो लोकेशन सबका सेम ही रहेगा, तो उसके लिए यहाँ नहीं देखेंगे। और नेक्स्ट ये है, तो नेक एंड स्पीट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो फेस यहाँ पे भी नहीं है, आगे वाले जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो रिपेयर इंटरमीडिएट वुंड्स ऑफ फेस, ईयर्स, आईलिड्स, नोज, लिप्स, तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये वाला जो है 2.5 सेंटीमीटर और लेस का है, लेकिन हमारा 3 सेंटीमीटर का है, तो ये सीपीटी काम का नहीं है। 12052 हमारे यूज का है, 12052 में 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा 2.625। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहले कोड करेंगे क्योंकि ये बड़ा साइज है, ठीक है, दोनों में से। और ये हमारा 12031 आर्म का होगा 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखो 2.5 सेंटीमीटर और लेस, मतलब कि ये सीपीटी अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, लेयर्ड क्लोजर में इस तरह से होगा। ठीक है, अब गाइडलाइन में दूसरा क्या दिया हुआ है कि इफ मोर देन वन क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड इज रिपेयर्ड यूज मॉडिफायर 59। अगर एक से ज्यादा है, सपोज एक में कॉम्प्लेक्स है और इंटरमीडिएट है और सिंपल भी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी गाइडलाइन है। ठीक है, तीनों टाइप का क्लोजर दिया है। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स वाला रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी आरवीयू ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में लेयर्ड वाला जाएगा, ये रेंज होगी सीपीटी की, और साथ में हमें 59 भी लगाना पड़ेगा मॉडिफायर, और लास्ट में सिंपल लगाएंगे, सिंपल वाली सीपीटी और 59 मॉडिफायर। तो इस तरह से रिपोर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में गाइडलाइन क्लोजर की कोई है नहीं, मतलब कि खत्म है। ठीक है, तो अब हम ये एग्जाम्पल करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे भी अप्रोच हमारा यही रहेगा, थोड़ा सा टेबल टाइप का बना के आगे काम करेंगे। एग्जाम्पल 1 का पहले करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। ए 31-year-old टीना फेल ऑफ हर बाइसिकल इनटू ब्रोकन ग्लास दैट वाज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये टीना करके जो है वो बाइसिकल चला रही थी और गिर गई है, और जहाँ गिरे वहाँ पे ब्रोकन ग्लास के पीसीस थे। आफ्टर अराइवल टू हॉस्पिटल सीडी डिपार्टमेंट, ईडी अटेंडिंग फिजिशियन परफॉर्म्ड सिंगल लेयर क्लोजर ऑन ए 3 सेंटीमीटर लासरेशन ऑन हर हैंड एंड एज वेल एज 5 सेंटीमीटर लासरेशन ऑन हर फुट। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे दिया गया है, वो हम टेबल में बना के रख लेंगे। ठीक है, सिंगल लेयर क्लोजर 3 सेंटीमीटर हैंड लोकेशन है और 5 सेंटीमीटर फुट लोकेशन है। उसके बाद में दे रहा है ही ऑल्सो परफॉर्म्ड ए लेयर्ड क्लोजर ऑफ 4 सेंटीमीटर लासरेशन ऑन टीना स्पेस। तो ये भी लिख देंगे लेयर्ड क्लोजर 4 सेंटीमीटर फेस। ठीक है, अब इसको हम ढूंढेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो हैंड और फुट का पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि टाइप ऑफ क्लोजर क्या है, तो यहाँ पे सिंगल लेयर, तो मतलब सिंगल लेयर मतलब 12001 में से ही देखना पड़ेगा हैंड और फुट का। ठीक है, तो हैंड और फुट कहाँ पे है, 1201 वाली सीरीज में, इसमें ही है इंक्लूडिंग हैंड और फीट। ठीक है, तो दोनों ही है हैंड और फीट। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐड कर देंगे, कितना होगा 3 और 5 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का हिसाब से जो सीपीटी मिलेगा वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ये देखो 8 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगी, इसमें आएगी 7.62 to 12.5। ठीक है, तो 12004 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये दोनों के लिए होगा, हैंड और फीट दोनों का इसमें आ गया रिपेयर। ठीक है, अब ये वाला जो है वो लेयर्ड क्लोजर है, 4 सेंटीमीटर का लोकेशन फेज है। तो पहले तो लोकेशन देखना पड़ेगा कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल रिपेयर ऑफ फेज मिल गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारी साइज जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 के हिसाब से नहीं, ये तो हमारा सिंपल क्लोजर टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें इंटरमीडिएट वाली में जाएंगे, 12031 से देखेंगे लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे पेज नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे
यहाँ पे भी फेज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ओके यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर देखेंगे तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 12052। तो यहाँ पे 12052 लिख लिया। अब उसका कंप्लीट आंसर लिखना है, तो दोनों में से पहले रिपोर्ट कौन सा होगा, जिसका आरवीयू ज्यादा होगा, तो आरवीयू लेयर्ड का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। तो 12052 पहले और 12004 बाद में, और 59 12004 के साथ में लगाएंगे। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया एग्जाम्पल 1 का, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी करेंगे। The Good Samaritan Mrs. Jensen incurred an injury to her feet while breaking up a fight involving two very big and brawny men. तो इसमें पता चला है कि ये मिसेस जैनसन करके उनकी कोई हाथापाई हो गई है दो मैन के साथ में। मिसेस जैनसन cut her foot and simultaneously dragged the wounded foot into mulch, causing the wound to become heavily contaminated. ठीक है, तो इस लड़ाई के चलते मिसेस जैनसन का फुट पे इंजरी हुई है, कट हुआ है, और साइमल्टेनियसली ड्रैग हुआ और कीचड़ में पास हुआ है फुट, ठीक है। तो उसकी वजह से जो वुंड है वो हेवीली कंटेमिनेटेड हो गया है, ठीक है। और डॉक्टर क्लीन आउट द वुंड एंड प्रोवाइडेड 4 सेंटीमीटर सिंगल लेयर क्लोजर, ठीक है। तो वुंड जो है वो हेवीली कंटेमिनेटेड है और क्लोजर जो किया गया है वो 4 सेंटीमीटर सिंगल लेयर क्लोजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे गाइडलाइन जो हमने देखी थी वो अप्लाई करनी है सही से, ठीक है। तो फुट लोकेशन है, हेवीली कंटेमिनेटेड भी दिया है और 4 सेंटीमीटर साइज है। टेक्निक जो है वो सिंगल लेयर क्लोजर है। तो आप देख के बताओ, डिसाइड करो कि कौन सा होगा, ठीक है। तो सिंगल लेयर है तो केयरफुल रहना है, यहाँ पे हेवीली कंटेमिनेटेड भी दिया है, तो गाइडलाइन जो हमने देखी है वहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगर किसी ने आंसर 12002 दिया है तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन बोल रही है कि हेवीली कंटेमिनेटेड वुंड अगर सिंगल क्लोजर टेक्निक से बनाया जाता है, क्लोज किया जाता है, तो भी हमें इंटरमीडिएट यूज करना है। सीपीटी जो है वो इंटरमीडिएट या लेयर्ड की करना है, 12031 टू 12057, ठीक है। तो ये आंसर तो गलत है, तो हमें क्या है 12031 से जाके देखना पड़ेगा, फुट लोकेशन ढूंढना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली जो 4 सेंटीमीटर वाला मिलेगा वो लगाएंगे, ठीक है। तो फुट वाला देखेंगे, इसमें यहाँ पे है फीट, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर मुझे यहाँ मिलता है, तो 12042 ये मेरा आंसर होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान से करना है, ठीक है। तो क्लोजर रिपेयर वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल है, गाइडलाइन भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास चौथी प्रोसीजर है एडजेसेंट टिश्यू ट्रांसफर्स। तो पहले गाइडलाइन पढ़ लेते हैं और बाद में देखते हैं कैसे होता है इसका। एडजेसेंट टिश्यू ट्रांसफर्स इनटू ब्रैकेट ATT is a process of stretching or pulling the skin over to cover, rearrange or repair a wound. Most ATT have unusual shapes. Common ATT resembles the letters Z, W, V, Y, and some are known as Z-plasty, W-plasty, V-plasty, Y-plasty, respectively. If traumatic wounds resulted from an incident, undermining alone of an ATT to achieve closure is not ATT. Code as complex repair. How to code ATT? Number 1, identify the location on body area. Number 2, determine the size of the defect. Number 3, code all ATTs separately. Number 4, remember that all excisions removals are included in ATT. Number 5, do not code incidental trauma as an ATT. ATT keywords concepts: pull, stretch, rearrange, Z-plasty, V-plasty, W-plasty, Y-plasty, VY-plasty, rotation flap, random island flap, advancement flap। तो ये सारे हमारे कीवर्ड है, ठीक है। अब एडजेसेंट का मतलब क्या है कि अगल बगल में है, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना जब साथ में है ना एक दूसरे के पास पास में, तो वो एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो ये गाइडलाइन प्रोसीजर क्या है, एडजेसेंट टिश्यू ट्रांसफर,
ठीक है। तो टिश्यू का लोकेशन चेंज किया, ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है। तो टिश्यू को बाजू के एरिया में ले जाया जा रहा है, खींच के, पुल करके, रीअरेंजमेंट करके। तो इस तरह से ये एक तरह से देखा जाए तो स्पेशलाइज टाइप ऑफ रिपेयर है। आगे वाला जो था वो रिपेयर क्लोजर, वो भी रिपेयर था, लेकिन ये भी रिपेयर है और स्पेशलाइज्ड है। उस रिपेयर का क्लोजर का जो यूनिट था वो सिंपल था, सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जो है एडजेसेंट टिश्यू ट्रांसफर, उसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा हमेशा। ठीक है। जैसे डेब्रिजमेंट का था स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे ही एटीटी का जो यूनिट होगा ना, मतलब कि इसका जो भी दिया जाएगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है। और अनयूजुअल शेप होता है, लाइक जेड, डब्ल्यू, वी, वाई, इस तरह से होता है, तो उस हिसाब से भी उसको जी प्लस टी, वी प्लस टी, डब्ल्यू प्लस टी ऐसा बोला जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्रॉमेटिक वुंड रिजल्टेड फ्रॉम इंसिडेंट। तो इसका सिंपल ये है कि जहाँ पे भी ट्रॉमा इन्वॉल्व है ना, तो वहाँ पे हमें इसको यूज नहीं करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि रेंज क्या है। तो एटीटी की जो रेंज है ना, वो 14000 से 14302 की होती है। ठीक है। तो अगर ये याद नहीं रहता है तो 14 इस तरह से आप याद रख सकते हो, लेकिन ये भी इजी है। 14002 14302 हमारा जो भी होगा सीपीटी वो एटीटी का होगा। ठीक है। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो ट्रॉमा जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा ना, मतलब वहां पे हमें ये भूल जाना है, 14002 14302 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो ट्रॉमा क्या होता है, तो एक्सीडेंट हो गया, कार में जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया तो वो ट्रॉमा हो गया। फिर हाथापाई लड़ाई हुई, वो भी ट्रॉमा हो गया। ठीक है। चलते चलते गिर गया, वो भी ट्रॉमा हो गया। पेशेंट के ऊपर कुछ गिर गया, वो आसमान से या कहीं से ऊपर से कुछ गिर के टकरा गई, तो वो भी सारा ट्रॉमा हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉमेटिक इंसिडेंट क्या होता है। तो जहाँ पे भी ट्रॉमा इन्वॉल्व होगा ना, वहाँ पे हमें 14000 से 14302 वाला सीपीटी यूज नहीं करना है। ठीक है। ये ध्यान में रखना है सीपीसी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लोकेशन देखेंगे, साइज स्क्वायर सेंटीमीटर में ही होगा वो देखेंगे। और कोड ऑल एटीटी सेपरेटली, मतलब एक एटीटी है तो एक कोड होगा सीपीटी कोड, दो है तो दो होगा, तीन होगा तो तीन होगा सीपीटी कोड, चार होगा तो चार सीपीटी कोड अलग, मतलब के रिपोर्टेड सेपरेटली होगा ऐसे। ठीक है। तो जितने भी एटीटी होंगे उतने बार हमारे पास सीपीटी होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि कोड ऑल एक्सीजन्स रिमूवल्स आर इंक्लूडेड इन एटीटी। ठीक है। तो इसका हम फिर फॉर्मूला के फॉर्म में बना सकते हैं। एक्सीजन का भी हमें पता है कोड कैसे होता है, और एटीटी का भी पता है। तो इस तरह से ये एटीटी हो गया, और ये जो है वो बिनाइन एक्सीजन है, और ये मेलिग्नेंट है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है तो देख के ही हटा सकते हैं हम, क्योंकि ये गलत है, गाइडलाइन के हिसाब से ये रॉन्ग है। ठीक है। तो देख के ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और कीवर्ड ध्यान में रखेंगे ये सारा, पुल, स्ट्रेच, रीअरेंज, जी प्लास्टी, वी प्लास्टी, डब्ल्यू प्लास्टी, वी वाई प्लास्टी, वाई प्लास्टी, रोटेशन फ्लैप, रैंडम आइलैंड फ्लैप, एडवांसमेंट फ्लैप, और दूसरा एक होता है रोम्बॉइड फ्लैप। तो ये सारा जो भी है एटीटी में ही आता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसको हम देखेंगे और समझेंगे कैसे इसका अप्लाई करना है। तो 13-year-old boy was thrown against the window of the car on impact। ठीक है। तो बेसिकली ये जो 13-year-old बॉय है उसको चलती हुई कार में से फेंका गया है, विंडो में से। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा। ठीक है। तो अब हम एबीसीडी पे ध्यान में देंगे, तो ये क्या है हमारा 14041, मतलब के एटीटी का सीपीटी कोड है। क्यों, क्योंकि ये इस रेंज में आता है ना, इसके अंदर आता है, तो ये एटीटी का है। तो ये तो निकल गया, क्योंकि ट्रॉमा इन्वॉल्वमेंट है तो ये नहीं होगा। फिर ये भी एटीटी ही है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रॉमा है। ठीक है। तो ए और बी चले गए। सी में क्या है, तो 131XX, मतलब कि ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स क्लोजर। ठीक है। और ये जो है वो 12035, तो ये कहाँ पे आता है, बिटवीन 12031 एंड 12057, मतलब कि ये इंटरमीडिएट क्लोजर है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सी और डी, उसमें से हमारा आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। द रिजल्टिंग इंजरी वॉज ए स्टार शेप्ड पैटर्न कट टू द टॉप ऑफ हिज हेड। In the ED, the MD on call for plastic surgery was asked to evaluate the injury and repair it.
ठीक है, तो ये बॉय जो था उसको ईडी में लाया गया और एमडी ऑन कॉल ने प्लास्टिक सर्जरी को बोला कि आप इनको, ये बॉय लड़का है, उसकी इंजरी को इवेल्युएट करो और रिपेयर करो। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट रिपेयर वाज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ 18 सेंटीमीटर है और किसकी है, इंटरमीडिएट रिपेयर, ऐसा क्लियर कट यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, स्टार लाइक शेप अलाउड द सर्जन to pull the wound edges together nicely in a natural Y-plasty into two spot। ठीक है, तो ये Y-plasty एक्चुअली एटीटी का कीवर्ड है ना, तो हमें मिसगाइड नहीं होना है। Y-plasty भले ही एटीटी का कीवर्ड हो, लेकिन एटीटी की गाइडलाइन भी है कि ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स आर नॉट कोडेड एज एटीटी। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही ट्रॉमा मिल गया, तो वेरी वेरी क्लियर दैट वी कैन नॉट यूज एटीटी सीपीटी कोड। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हमने देख लिया कि ए और बी निकाल दिया है, रूल आउट कर दिया है। इंटरमीडिएट रिपेयर, तो अब इंटरमीडिएट रिपेयर में ये दो है, सी और डी में से कौन सा है, डी वाला ही है ना, तो ये हमारा आंसर है। अब देखेंगे हम 12035 में मुझे क्या क्या मिलना चाहिए। साइज 18 सेंटीमीटर मिलनी चाहिए और जो लोकेशन है वो हेड जो है वो भी मिलना चाहिए इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट की है रेंज, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो 12035 में जाके देखेंगे हम। देखो 18 सेंटीमीटर इसके बीच में ही आता है, 12.6 टू 20 सेंटीमीटर है ना, तो उसके बीच में 18 आता है, तो साइज वाइज ओके। लोकेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्काल्प दिया है, तो स्काल्प में ही हेड आ जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन वाइज भी सेम है यहाँ पे, इस तरह से सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें गाइडलाइन एप्लीकेशन का सीखना होगा, गाइडलाइन को मेमोराइज करके अप्लाई करना होगा। ओके, तो ये हमारा इंटरमीडिएट क्लोजर है, लास्ट वाला डी वाला, और सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, और ये ए और बी जो है वो दोनों हमारा एटीटी का है। अब क्वेश्चन पढ़ो, सेंटेंस में क्या लिखा है। A 13-year-old boy was thrown against the window of the car on impact. The resulting injury ओके was ओके ओके, यहाँ पे रुक जाना है। ये क्या दिया है, थ्रोन अगेंस्ट द विंडो ऑफ द कार ऑन इम्पैक्ट, मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कार की विंडो में से इसको फेंका गया है, मतलब 13 ईयर बॉय को है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया है, Trauma. ट्रॉमा इन्वॉल्व हो गया है ना, तो ये भूल जाना है, मतलब ए और बी को भूल जाना है। ठीक है, ये नहीं होगा आंसर कि इमीडिएटली। अब आगे का पढ़ो। the resulting injury was या कंटिन्यू। Star- हाँ, रिजल्टिंग इंजरी वॉज ए स्टार शेप्ड पैटर्न कट टू द टॉप ऑफ हिज हेड, है ना, तो हेड के ऊपर स्टार शेप की इंजरी रिजल्ट हो गई थी इसकी वजह से। ठीक है, इन द ईडी द एमडी ऑन कॉल फॉर प्लास्टिक सर्जरी वॉज आस्क्ड टू इवेल्युएट द इंजरी एंड रिपेयर इट। ठीक है, तो ईडी में जब गया ना, तो एमडी ऑन कॉल जो था उसने प्लास्टिक सर्जरी को इवेल्युएट करने के लिए बोला और रिपेयर करने के लिए बताया। उसके बाद में दे रहा है द टोटल लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट रिपेयर वाज 18 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे इस तरह से दे दिया है कि टोटल लेंथ था और इंटरमीडिएट रिपेयर था इसका 18 सेंटीमीटर। द स्टार लाइक शेप अलाउड द सर्जन टू पुल द वुंड एजेस टुगेदर नाइसली इन ए नेचुरल Y-plasty इन 2 स्पॉट्स, कोड द एनकाउंटर। ठीक है, तो अब आपको बहुत ही आसान है, अब सी और डी में से आंसर ढूंढना है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है सी क्या है, डी क्या है, तो आंसर क्या होगा, डी और डी डी होगा। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट का तो एक ही है, तो यहाँ पे तो साइज वाइज भी नहीं देखेंगे। अगर सीपीसी एग्जाम दे रहे हो ना, तो यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ही टिक करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लर्न सीख रहे हैं, तो इसके लिए मैं बता दूंगा आपको कि ये कोड है ना, तो उसमें क्या क्या मिलना चाहिए मुझे, ये साइज मिलनी चाहिए और लोकेशन हेड मिलना चाहिए, है ना। तो ये हम देख लेते हैं 12035 में। ठीक है, तो 12035 में सबसे पहले तो साइज अपनी 18 आ जाती है ना, यहाँ से 1
2012.6 के लेकर के 20 का जो है ना उसके बीच में ही 18 आता है, ठीक है। अब लोकेशन पेरेंट सीपीटी में देखेंगे ऐड मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्काल्प है ना वो ऐड में आ जाता है, ठीक है। तो स्काल्प और ऐड दोनों को आप इंक्लूड कर सकते हो, तो इसकी वजह से ये सीपीटी सही है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से गाइडलाइन अगर आपके दिमाग में अच्छे से आपने मेमोराइज करी है ना, और कोड रेंज मेमोराइज करिए, है ना। ऐसा हर जगह नहीं होगा, ठीक है। ऐसा आपको मतलब कि पूरे की पूरी सीपीटी में मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पे है वहां पे ये यूज करेंगे हम। बस बेसिकली हमारा मतलब ये है कि जहाँ पे स्कोप है मेमोराइज करने का वहां से हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट, और अच्छे से करेंगे उसको। और बाकी जगह ऐसी भी है जहाँ पे रीडिंग करके ही होगा, तो वहां पे तो हमारे पास इस तरह के तरीके नहीं होंगे, वहां पे अच्छी तरह से रीड करके ही करना होगा, ठीक है। लेकिन इंटेग्यूमेंट्री में सातों प्रोसीजर ऐसी है, गाइडलाइन बेस वाली है, तो गाइडलाइन से ही काम बनेगा। तो इंटेग्यूमेंट्री अगर आप इस तरह से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है थोड़ी सी लेंथी है, तो इसको आज हम रहने देते हैं। एक छोटी सी जो प्रोसीजर है ना इसके बाद वाली वो कर लेते हैं, उसमें कुछ दिमाग में जोर नहीं डालना है, खाली एक बार पढ़ के छोड़ देना है। क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले पढ़ लेता हूं मैं। फ्लैप्स और स्किन एंड और डीप टिश्यू, तो ये बेसिकली पेडिकल फ्लैप का है, ठीक है। पेडिकल फ्लैप्स आर ए सेक्शन ऑफ टिश्यू विथ इट्स ब्लड सप्लाई इंटैक्ट एंड मूव्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, sections of the body like the nose may not have ample skin around it. If there were a severe injury or open wound to the nose, the doctor may have to create tissue with a blood supply. This can be done by attaching one body area with tissue to another body area with tissue creation formation. Attaching or suturing the wrist to the abdomen, and after manipulating or stretching the area over a period of time, the excess skin can have a blood supply. Then doctor cuts, delays the extra skin and blood supply and attaches it to the patient's nose. This procedure is a pedicle flap. अब इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि इस तरह के इंग्लिश के वर्ड है ना, तो बहुत ही थोड़ा हमको मतलब के समझने में आसानी नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा। सपोज आपका गुलाब का पौधा है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आपको गुलाब के मल्टीपल पौधे तैयार करने हैं, तो गुलाब की एक टहनी काटी और कोई बड़े दूसरे अच्छे वाले वृक्ष है जो फ्रूटफुल है उसके ऊपर थोड़ा सा गड्ढा लगा के उसको फिर वो गुलाब का जो काटा था उसको वहां लगा दिया और टेप लगा दिया, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद में क्या होगा कि वो गुलाब का पौधा वो बड़े वाले जो पेड़ होगा ना उसमें से न्यूट्रिशन लेकर के डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करोगे आप, वहां से निकाल करके मिट्टी में डाल दोगे, तो एक दूसरा गुलाब का तैयार हो गया पौधा, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है ये पेडिकल फ्लैप है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये सब समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। और इसका कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो कीवर्ड भी नहीं याद रहता है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन करना है कोशिश क्योंकि बहुत आसानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड है, फॉर्मेशन, डिले और ट्रांसफर, ठीक है। तो फॉर्मेशन के लिए फिर क्रिएशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, क्रिएशन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन इफ यू आर कोडिंग क्रिएशन फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल अटैचिंग द रिस्ट टू एब्डोमेन, यूज 15570 to 15576, ठीक है। तो ये 4 सीपीटी है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन के लिए ही होती है, तो हम सीपीटी देख लेते हैं। ओके, तो सीपीटी में क्या लिखा है पढ़ो। फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट और ट्यूब्ड पेडिकल विथ और विदाउट ट्रांसफर, और लोकेशन क्या है, ट्रंक है ना, यहाँ पे ट्रंक है, सेमीकोलन तक यही पढ़ेंगे और ट्रंक को हटा के स्काल्प, आर्म्स एंड लेग्स लगा देंगे तो फिर ये सीपीटी हो जाएगी 15572, है ना। तो लोकेशन चेंज हो गया, फिर अगेन सेमीकोलन तक यही पढ़ेंगे और ये सब लगा देंगे, फोरहेड, चिक्स, चिन, माउथ, नेक, एक्सिला, जेनिटलिया, हैंड्स और फीट, सीपीटी हो जाएगी 15574। एक चौथी सीपीटी है वो क्या है 15576, तो इसमें लोकेशन है आईलिड्स, नोज, ईयर्स, लिप्स और इंट्राओरल, तो लोकेशन के हिसाब से अलग है, मतलब 4 हमारे पास टोटल है फॉर्मेशन के लिए सीपीटी। और ऐसे ही फिर
डिले और ट्रांसफर का भी होता है ना। तो डिले के भी 4 सीपीटी है। तो डिले ऑफ फ्लैप और सेक्शनिंग ऑफ फ्लैप, डिवीजन और इंसर्ट, सेमीकोलन एट ट्रंक। तो जो लोकेशन का ऊपर जो सिस्टम था ना 4 सीपीटी में, सेम टू सेम ही है। यहाँ पे पहले में ट्रंक है 15600 में, 15610 में स्काल पाम्स लेग्स है, और 620 में 486 चिन नेक एक्सिला जेनिटलिया एंड और फीट, और लास्ट में आईलिड नोज ईयर्स और लिप्स। ये 4 सीपीटी जो है वो डिले की है ना। ट्रांसफर की 4 नहीं है, ट्रांसफर की 3 ही सीपीटी है। तो सबसे पहले 15650 ट्रांसफर इंटरमीडिएट ऑफ एनी पेडिकल फ्लैप इनटू ब्रैकेट एब्डोमेन टू रिस्ट वॉकिंग ट्यूब एनी लोकेशन। और ये जो नीचे है पैरेंथेटिकल नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफी हेल्प करता है जवाब ढूंढने में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर आईलिड्स नोज ईयर्स और लिप्स सी ऑल्सो एनाटॉमिकल एरिया। ठीक है। फॉर रिवीजन डिपेटिंग और रीअरेंजिंग ऑफ ट्रांसफर्ड पेडिकल फ्लैप और स्किन ग्राफ्ट सी 13100 to 14302। तो इस तरह का कुछ आता है तो फिर इस सीरीज में भी ध्यान लगाना पड़ेगा, ऐसा है। फिर 15730 मिड फेस फ्लैप इनटू ब्रैकेट जाइगोमेटिको फेशियल फ्लैप विथ प्रिजर्वेशन ऑफ वास्कुलर पेडिकल और पेडिकल्स। ठीक है। तो यहाँ पे इनटू ब्रैकेट में एस है ना, तो उसका क्या मतलब है, इनटू ब्रैकेट एस है और खाली पेडिकल्स ऐसा करके लिखता हूं तो क्या डिफरेंस होगा। अगर सीपीटी की डिस्क्रिप्शन में मान लो इसने क्या लिखा है, पेडिकल इनटू ब्रैकेट एस, ठीक है, और या तो इस तरह से लिख सकता था पेडिकल्स, तो क्या होगा, चेंज होगा या मीनिंग सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा सर मीनिंग। ओके, सपोज मैं यहाँ पे पेडिकल्स हटा के ये कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब सेम होगा या चेंज होगा। चेंज होगा ना सर। हाँ चेंज होगा, क्या चेंज हो जाएगा, सी ये पेडिकल्स है मतलब कि मल्टीपल पेडिकल्स है ना, तो भी मुझे ये सीपीटी एक ही बार यूज करनी है ना। लेकिन अगर खाली इस तरह से पेडिकल लिखूंगा ना, तो फिर अलग अलग टाइप के पेडिकल है ना, तो इसको मैं 1-2 बार ऐसे रिपोर्ट करूंगा। 2 अलग अलग पेडिकल है तो मतलब दूसरी बार भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपको इनटू ब्रैकेट एस का हमको इस तरह से ध्यान में रखना है, और बाकी भी एग्जांपल आएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है। बायोप्सीज ऐसा करके, लीजन्स ऐसा करके मिलता है ना, तो जहां जहां पे इनटू ब्रैकेट एस आएगा ना, तो हमें समझना है कि इनटू ब्रैकेट एस है ना, तो मतलब कि मल्टीपल वो चीज होगी ना, तो भी हमें सीपीटी एक ही बार यूज करनी है। बस इतना याद रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना। यहाँ पे मान लो वास्कुलर पेडिकल है, कोई और पेडिकुलर है, और जो भी है, लेकिन पेडिकल है ना मल्टीपल, तो सीपीटी एक ही बार होगा, बस ये याद रखना है। ठीक है। तीसरा कोड इसका क्या है, इसमें लास्ट में ये है 15731 4 फ्लैप विथ प्रिजर्वेशन ऑफ वास्कुलर पेडिकल इनटू ब्रैकेट एक्सियल पैटर्न फ्लैप पैरामीडियन 4 फ्लैप। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको पढ़ना है तो थोड़ा अच्छी तरह से एटलीस्ट रीड तो करना ही है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो ये मेरा स्टाइल है। ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रोसीजर करवाई है, इसमें से एक हमने छोड़ी है इसको, क्योंकि आराम से थोड़ा सा समझ के करनी होती है, स्किन रिप्लेसमेंट सर्जरी और ग्राफ्टिंग, और ये भी बहुत आसानी से हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड को सेट करना है। ठीक है। तो बेसिकली हमने जो भी ये गाइडलाइन पढ़ी है वो दिमाग में रखना है, और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का जो फॉर्मूला बनाया ना वो भी हमें माइंड में सेट करते चलना है। ठीक है। और ये जो एमआरटी वाला पेज है उसको पूरा दिमाग में सेट कर देना है, जो भी है, जितना जो भी सीपीटी है यहाँ पे कोशिश करनी है, जितनी भी रहती है उतना बेनिफिट होगा। सारी की सारी नहीं भी रहती है तो कोई चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ पे रेडियो में तो भर के है, लेकिन नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये सब है वो करनी है क्योंकि ये कम है इसलिए। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ये क्या है, वुंड डेब्रीडमेंट है, फिर ये क्या है, बिनाइन एक्सीजन, फिर ये क्या है, मैलिग्नेंट एक्सीजन, फिर ये क्या है, सिंपल क्लोजर, और ये क्या है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट क्लोजर, ये क्या है,
कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्लोजर, ये हमारा क्या है, एटीटी है ना, एटीटी ठीक है। और ये सब अलग है, अभी हमने किया नहीं है, ठीक है। और एनेस्थेसिया में आप देख सकते हो कि 4 सिपिटी यहाँ पे इंक्लूड है। क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंस, ये क्या होता है, क्वालिफाइंग हेल्दी एक्सट्रीम एज थे है ना, यंगर देन 1 ईयर, ओह, ग्रेटर देन 70 ईयर। तो एग्जैक्टली अगर 1 साल है, एग्जैक्टली 70 ईयर है, तो हम यूज नहीं करेंगे। और दूसरा ऐसा मैंने बताया कि 4 ऐसी होगी जिसको हम इसके साथ में प्राइमरी में यूज नहीं करेंगे। वो कौन सी थी, 326 561 834 834 836 और 836 यस, वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से आपको 4 सीपीटी इसके साथ में नहीं करनी है। ये 4 सीपीटी जो हमने बताई ना, वो नहीं करेंगे इसके साथ में, बाकी कर सकते हैं। 116 होता है वो हाइपोथर्मिया है ना, लो हाइपोथर्मिया टेम्परेचर। 113 वो हाइपोटेंशन, लोअर हाँ। फिर 140 इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका यूज करके रिवीजन करने में आसानी होगा। गाइडलाइन का भी कैसे इसका यूज करके करेंगे वो भी हम सीखेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या करना है आपको, डेली का जो सेशन होता है ना, उसका रिवीजन कर लोगे ना तो बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेरी है तो बताइए, किसी की भी कोई क्वेरी है तो। नो सर नो, नहीं सर, क्लियर है इतना। ओके परफेक्ट। तो फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। कल हमारी कितनी प्रोसीजर बाकी है, आज हमने कौन कौन सी करी है, क्लोजर, एटीटी और Closure, पेडिकल फ्लैप, ATT 3 and करिए, तो flap. 2 बाकी है अभी, है ना। तो 2 हम कल करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। इन द मीनवाइल आपको कोई भी मतलब जो क्वेश्चन पेपर मैंने जिनके साथ में शेयर किया है, उनको कोई डाउट है कोई दूसरे में से, तो मुझे बता सकते हो, जब हम मिलेंगे सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने एक मेमोराइजिंग, मैंने आपको क्या बोला था, 12 पेज होते हैं मेमोराइज में, उसमें से नियर अबाउट कंप्लीशन के पास पहुंच गए हैं। नंबर 16 जो पेज है ना, उसमें अब ज्यादा कुछ बाकी नहीं है ना। तो आपको 16 नंबर पेज जो है वो काफी सारा तक हमने कर दिया है, और आपको बस थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन के उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो 3-4 दिन का खेल है, सारा का सारा रह जाएगा, ठीक है। ओके, यस सर, यस। यस सर ओके देन गुड नाइट। एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं सेशन। नो सर, थैंक यू सर। नो सर, नो क्वेश्चन, थैंक यू। थैंक यू